बालों की दुनिया के हर सवाल का मिलेगा जवाब। मेरा खुद का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप लोग घबराइए मत। मिथकों और सच्चाई के बीच होगा सीधा सामना। दर्द देखो, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, बट रोज रोज कांच में गंजा देखने पे जो दर्द होता है ना, रियल स्टोरीज, एक्सपर्ट सलाह और बेबाक चर्चाओं के साथ स्वागत है गंजों की पंचायत में, जहां बात होगी खुलकर। सोचता है डॉक्टर तो बहुत चिल्ले यार, कहीं मुझे मार नहीं दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास पंचायत। नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर में ग्लोरी क्लिनिक पे गंजों की पंचायत नाम से हमने एक कॉमेडी कम एजुकेशनल शो शुरू किया, जिसमें आप देख सकते हैं हमारी थीम गंजों की पंचायत, खुलकर बातें, सही जानकारी और सच्चे अनुभव। तो इन भाइयों के हमने ट्रांसप्लांट किए हैं और उससे पहले मेरा खुद का ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। मेरा खुद का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप लोग घबराइए मत। आप लोग अभी शुरुआत की फेज़ में हैं, जैसे मैं उस फेज़ में बहुत आगे पहुंच चुका हूं, जहां पे मेरे बाल वापस आ गए और मुझे वो कॉन्फिडेंस अब वापस अनुभव हो पा रहा है। आप सोच सकते हैं मैं बिना बालों के आपके साथ ऐसे बात कर पाता? समझ गए बात? क्योंकि बाल उड़ जाता है तो आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, उसको लगता है कि भाई मैं तो कैमरे में आने लायक बचा ही नहीं है। अब समझ गए बात? तो मैं भी पहले ऐसा ही अनुभव करता था जैसे आप अनुभव करते थे। तो जैसे इन भैया के ट्रांसप्लांट हुए हुए अभी 1 महीना के आसपास हुआ होगा, है ना? आपके लगभग 3-4 दिन हुए होंगे और आपके भी 3-4 दिन लगभग हुए होंगे। तो एक बार मेरे को थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो यूपी का हूँ, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद में रहता हूँ। यूपी में कहाँ पे, कौन सी जगह? यूपी में गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभी उम्र कितना हो गया लगभग आपका? अभी मेरा 24 ईयर रनिंग में है। तो आपको कब महसूस होने लगा कि बाल झड़ने लग गए? बाल तो 2-3 साल से मतलब टूट रहा था। नहीं, आपको जब मैंने देखा ना पहली बार आप मेरे पास आए, तो मुझे लगा कि भाई उम्र हो गया इनका तो 35-40, लेकिन जब पूछा तो आपने बताया शायद 24-25 के आसपास, शायद इतना ही बताया। 23 बताया। 23 बताया। तो मुझे लगा कि भाई इसको जरूरत है, इसका बाल बहुत चला गया है, इसका जीवन अभी लगेगा भाई को कि मेरा तो हो गया इस जमाने का, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि भाई को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और ट्रांसप्लांट भी इस हिसाब से करना है कि पूरा एरिया कवर हो जाए। नहीं तो जैसे बाल तो यहाँ पे थे थोड़े थोड़े, लेकिन क्या है कि इनके बीच बीच में अपने लगा दिए तो वापस से ठीक हो गया है। कैसा लग रहा है आपका अनुभव? कैसा था यहाँ पे? ठीक था? हाँ, अभी तो अच्छा है, 2-3 दिन हुआ। हाँ। बाकी सब बाल अच्छा है, लग रहा है। डर तो नहीं लगा आपको सर्जरी के टाइम? नहीं, कोई डर नहीं, बस थोड़ा सा होता है। हाँ। तो जैसे दर्द वगैरह तो नहीं हुआ ज्यादा? नहीं, कोई दर्द नहीं होता, बस हल्का सा रहता है। ऐसा तो नहीं लगा डॉक्टर साहब मार देंगे? नहीं, स्टार्टिंग में लगता है ऐसा कि मतलब दर्द होगा, लेकिन दर्द इतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ। चलिए भैया, आप कहाँ के हैं? मैं वैसे रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और अभी जयपुर में रह रहा था। हाँ। और रह गई बात ट्रांसप्लांटेशन की, तो जब किसी के बाल जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि एक कहावत कही जाती है हमारी तरफ कि दांत गया स्वाद गया, बार गया सिंगार गया। बिल्कुल आदमी के लिए श्रृंगार है। औरत को सोना पसंद होता है और आदमी को बाल पसंद होते हैं। तो वही चीज़ है, जब बाल जाना, और बाल जाने की वजहें बहुत सारी होती हैं, जैसे आप लोग पहले ही बताते हो कि आपके खान पान पे मूव करते हो, वहाँ के पानी का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अफेक्ट करती हैं। और दूसरी चीज़ जेनेटिक, वो तो जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। बाकी चीज़ों को अपन मानते हैं बट इतना रोल नहीं है। जैसे बताने को लोग बाग कुछ भी बता दे। मेरे इस दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से मेरी शक्ल मेरे माँ बाप के अलावा किसी में नहीं मिलती है। समझ गए बात? इट्स ए बिग पॉइंट दैट 8 बिलियन लोगों में मेरी शक्ल अगर किसी से मिलती है तो मेरे माँ बाप से मिलती है, क्योंकि उनका जीन मेरे अंदर आया हुआ है। उनका कान, उनका नाक, उनका हाइट, उनका शक्ल मेरे अंदर मिलता है। थोड़ा भी मिलो तो उनका अगर बाल गया हुआ है तो मेरे अंदर जाएगा ही जाएगा। तुम भले कोई सा भी किताब पढ़ लेना, कोई सा भी टेबलेट ले लेना, अगर एक बार हेयर लॉस जेनेटिक स्टार्ट हो गया तो वो जाएगा ही जाएगा, और उसी पैटर्न पे जाके रुकेगा जितना आपके पापा, दादा, मामा, नाना। एक आदमी 50% फीमेल से आता है, मतलब मदर से आता है, 50% पापा से आता है। तो उनके अंदर, फैमिली के अंदर आदमियों के अगर बाल जड़े हुए हैं तो आपके भी जाएंगे। लड़कों में जड़ते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, लड़कियों में नहीं जड़ता क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, इसलिए नहीं जड़ता उनके अंदर। चलिए, आपको कब महसूस हुआ कि मेरे बाल ज़्यादा जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब? जैसे हमारी उम्र तो अभी 27 साल की हो चुकी है। और मेरा बाल का जो झड़ना स्टार्टिंग हुआ था फेज़, वो 21 साल की उम्र में बाल स्टार्ट हो गए थे। और पहले मैं क्रिकेट वगैरह बहुत खेलता था, तो थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह ग्राउंड में धूल उड़ना और बाइक से इधर उधर जाना, तो उतने केयरलेसनेस भी थी। साथ में जब बाल टूटने स्टार्ट हुए तो, और फिर ग्रेजुअली यार दिखा कि नहीं यार, हेयर लाइंस काफ़ी पीछे चली गई हैं, डेंसिटी काफ़ी लो हो गई हैं। तो फिर डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि आखिर में पैसा देने के बाद हर लोग बाग जो भी अपनी सुविधा के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो वो पहले देखते हैं डॉक्टर कैसा है, बिल्कुल, और वहाँ के रिस्पॉन्सेज कैसे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जनरली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, कोई कराता है एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। हर एक सर्जिकल प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। 7-8 घंटे आप ऑपरेशन थिएटर में रहे होंगे,
तो आपको भी लगा होगा, आप अंदर जाते वक्त कहीं ना कहीं एक घबराहट रहती है। आप लोग इतने दूर दूर से आए, पहली बात तो मुझसे पहले आप मिले भी नहीं होंगे, समझे बात। सीधा ही आप मेरे से मेरे या तो वीडियो देखे होंगे या मेरे स्टाफ से आपने बात की होगी और आप सीधा यहाँ अटपके, तो आपको पहले तो डर लगा होगा कि भाई डॉक्टर है कि नहीं है इस बिल्डिंग में। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ डॉक्टर तो खाली इंस्टाग्राम पे ही बैठा है और डॉक्टर कहीं है ही नहीं। नहीं, बात इंस्टाग्राम की नहीं है, बात होती है एक डॉक्टर के पास जब नॉलेज होती है ना, तो वो एक झोपड़ी में बैठ जाएगा ना, बिल्कुल तो मरीज, इलाज बिल्कुल करके बिल्कुल। फेंक इसीलिए देगा मैंने सिटी से बाहर आके बैठा हूँ। मुझे पता है मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें कहाँ जाना है, समझे बात। एक रास्ता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है हमें, तो इसलिए आप इतना दूर दूर से पहुँचे हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं, आप यूपी से हैं, आप कहाँ से भैया? छत्तीसगढ़ से हैं, तो समझ सकते हैं हम राजस्थान के अंदर बैठे हैं। राजस्थान को ऐसे घोषित किया हुआ कि भाई सूखा प्रदेश है, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग इतना दूर से आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास हुआ होगा, आप तभी आप हमारे पास में आए हैं। नहीं, राजस्थान में आपने बताया सूखा है, लेकिन आपने ये जो सर पे घास लगाकर जो बिल्कुल यही हरियाली उगाने का काम किया हमने, और उस पेड़ पौधे लगाने से इम्पोर्टेंट है आपको दुनिया में पेड़ होए नहीं होए, अपने माथे पे बाल होना चाहिए, वो काम हमने किया है। कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब एक बार बाल लोगों बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा खुद का बाल उड़ा हुआ था। आप पहले की फोटो इसमें डाल दीजिएगा वीडियोस के अंदर, तो देखेंगे कि भाई बाल उड़ने के बाद में मैं खुद ऐसे केप पहन के बनाता था वीडियो। जैसे कि ये जो केप पहन रखा है ना आपने, 2 साल तक मैं वीडियो बनाता था, लगभग ये 800 के फॉलोवर हुए सारे, वो वीडियो के उसी केप के साथ में हुए थे, क्योंकि मैं केप पहन के वीडियो बनाता था, क्योंकि अपना बाल दिखाने में मुझे भी शर्म आती थी, जैसे आपने अभी पहना है, समझ के बात। तो जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आज PRP के लिए आए हैं यहाँ पे जी। तो कब से मतलब कि आप प्लान कर रहे थे ट्रांसप्लांट? अभी वहीं पे काम करते हैं आप छत्तीसगढ़ में? नहीं, वैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मैं गुजरात में काम करता हूँ। अच्छा, ये भी गुजरात में काम करते हैं, अहमदाबाद में शायद, है ना? मैं बात किए थे इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बालों की क्या मतलब कि इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, आपको लगता है? नहीं, पहले ही मैंने कहा था, वो कहावत होती है ना कि हाँ, बालों के लिए दांत गए, स्वाद गए, बाल गए, सिंगार गया। तो ये लाइन तो और भी बड़ी है, बट इनफैक्ट आपके पास बाल नहीं होते ना, तो एक एज लिमिट जो होती है आपकी, वो काफी ग्रेजुअली बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आप सीधे चाचा ताऊ बन जाते हैं भाई, बिना बच्चों के चाचा ताऊ। बहुत बार तो लोग पूछ लेते कितने बच्चे हैं, तो और क्या भाई, काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया भाई, सीधा चाचा ताऊ हो जाता है आदमी सीधा ही। एक बार क्या हुआ था, मैं एक बात बताता हूँ, मैं कोटा में कहीं मेरे भाई को पढ़ाने गया है ना, मतलब कोचिंग कर रहा था, तो मैं ऐसे मेडिकल कोई एक दुकान से कोई सामान खरीद रहा था, छोटा बच्चा था, तो मैंने बोला कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ना इसकी, मैं कर कुरा के मैं डॉक्टर बन गया हूँ। बोले आपके तो बाल ही नहीं उड़े हुए हैं, आप तो चश्मा ही नहीं लगाते। मैंने कहा भाई इतना प्रोटोकॉल सेट है क्या भाई कि डॉक्टर का गंजा होना जरूरी है और चश्मा होना जरूरी है? तो आदमी क्या कि उस हिसाब से डिसाइड करता है। जैसे आपकी अगर बाल उड़े हुए हैं और आप भले 25 के ही हैं, तो आप सीधा ही 45 के हो गए, आपके ऐसा लगता है कि चाचा ताऊ हो गए आप, तो समझ गए बात। बाल नहीं होने पे 10 साल की उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही बाल वापस आते हैं ना, तो लोगों में कॉन्फिडेंस अलग आता है, फिर वो फील अलग आती है, क्योंकि अब एक समाज में जहाँ जाते हैं, जहाँ सबके बाल है, वहाँ पे आपके बाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा। एक देखिए, बाल को ऐसा नहीं है कि खाने पीने जैसी जगह है कि खाना पीना खा लिया तो जिंदा रहेंगे और खाना पीना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। बिना बालों के भी आदमी 100 साल जीता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरी पर्सनैलिटी जीने लग जाता है, समझे बात। बिना बालों के मैं एक अलग पर्सनैलिटी जी रहा था। जैसे मैं आज अगर मेरे बाल हैं, मैं ये आपके साथ में बैठ के ये कॉमेडी या एजुकेशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाल नहीं होते तो मैं, आप सोच सकते हैं कि ये काम करता, मेरी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, मैं कहीं और जगह बैठा होता, कुछ और काम कर रहा होता, लेकिन मैंने बाल हैं इसलिए मैं ये पर्सनैलिटी जी रहा हूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है और वो जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता ही नहीं ये चीज़ें, समझ की बात। तो बालों की इतनी इंपॉर्टेंस है, मेरे जीवन में भी है और इन फ्यूचर आपके जीवन में भी होएगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है लड़कों के लिए जिनके बाल गए हुए हैं। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सोर्स आउट करा है कि ऐसे नहीं है, हमने दिल्ली में पता करा, गुड़गांव में पता करा, और दिल्ली एनसीआर में सारे हमने पता करे कि कहाँ पे आपका ये हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ बेटर हो रहा है। हालांकि कर सबको ही रहे, सबको ही आपको अच्छा रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन बट स्टिल होता है ना कि एक सोर्स आउट करना है कि जहाँ पे हमारे पैसे भी एक हिसाब से लगे, बजट अंडर बजट हो। और दूसरी चीज, वो डॉक्टर का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हो और उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ और ये मेरी। ये बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका कि जिस हिसाब से आप ये इंथुसियाज्म लेकर के आप आए हुए हो। अब चाहे जो भी हो, आप एक छोटे क्लास का भी हो, हायर क्लास का भी हो, मेरा ये भी बिल्कुल फंडा क्लियर है कि मुझे जिसका बाल कम है उसको सर्व करना है, चाहे वो अपर क्लास से हो चाहे लोअर क्लास का हो। आदमी का कॉन्फिडेंस, यार छोटे क्लास वाला भी बाल आ जाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है यार। नहीं क्या, मैं भी तो बना ही हूँ ना, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कोई मतलब कोई राजा महाराजा की औलाद हूँ, मैं तो खेती करता किसान करता। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने खुद सेटअप करा हुआ है कि खुद से पहले आपके बाल नहीं थे, आपने खुद से ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद चीजों को इतनी बारीकियों से करा। जैसे आपसे जैसे बात हुआ तो मेरे को लगता है कि आपसे तो जस्ट
1 नाइट बिफोर बात हुआ था, शायद वाइफ ने बोला था कि ये करवाना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरे से बात करके? वो इंटरेक्शन जब बनाना तो एक होता है ना कि एक कोई बंदा आज के डेट में हम कुछ भी खरीदने जाए ना तो एक तरह से कोई भी चाहेगा कि हमारे यहाँ से ले लो चाहे हमारे यहाँ से ले लो। हाँ। कोई सर्विस बेचता है, अब कोई जब नॉलेज बेचता है ना वो मैटर करता है। ये चीज, दो चीजें डिफरेंस है। आपको डाउट नहीं हुआ था कि डॉक्टर साहब सही हैं कि नहीं है, मुझे जयपुर जाना चाहिए? एग्जैक्टली, मैंने आपके रिव्यूज पढ़े जब से आपने ट्रांसप्लांट करा था, जो बंदे यहाँ से करा करके जा रहे हैं, बहुत लोग, जैसे मैं भी नहीं चाह रहा हूँ ओपनली आना, एक तरह से बाहर आ जाएंगे, पक्का मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आपका जो है, जो जिस इंथुजियाज्म से आप यहाँ पे हो और जिस इंथुजियाज्म के साथ आप इस चीज को कर रहे हो, आप भले ही कि बहुत मॉडर्नाइजेशन पे नहीं फोकस करो, आपने जो आपको मेन फोकस काम है वो काम जो इतनी सफाई से आपका जो काम है, और लिटरली यहाँ के आने के बाद जब आप एक बार ऑपरेशन थिएटर में जिस हिसाब से आप करते बात करते एक पेशेंट को इतना नॉर्मल कर करके आप वो चीज को करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। मुझे पता है कि सेफ्टी कहाँ है। अगर मुझे पता है कि मैं मेरे तरीके से सेफ हूँ तो फिर मैं हंसी मजाक करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कहाँ सेफ्टी है, कहाँ पे मौत हो सकती है, कहाँ एलर्जी हो सकता है, कहाँ क्या हो सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि पेशेंट के अंदर हौसला आ जाता है कि अरे डॉक्टर जब यही बैठ के पेशेंट उससे घबरा भी सकता है, सोचता है डॉक्टर तो बहुत चिल्ल है यार, कहीं मुझे मार नहीं दे। समझे बात? नहीं तो एक होता है चिल का एक मोमेंट होता है ना, आप सर्जिकल ओटी थिएटर में बैठे हुए हो, अब वहाँ पे इतना चिल नहीं होता हूँ मैं, ठीक है थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता हूँ, मेरे बैक माइंड में रहता है कि मैं सेफ्टी के साथ, हालांकि सारे प्रिकॉशन लेके ही चलते हैं अपन, सारे टेस्ट होते हैं, पहले एलर्जी टेस्ट होता है, दवाइयाँ उसी मात्रा में दी जाती है जिसने में जरूरत हो, ऐसा नहीं ठोके जा रहे हैं फिर कहीं ना कहीं तो दारू पीना ठीक है, अनलिमिटेड पियोगे तो मर जाओगे भाई। नहीं क्या, दवाई लगाना ठीक है लेकिन अनलिमिटेड ठोके जा रहे हो तो मर जाएगी। कोई सी भी चीज़ हो, खाना खाना भी ठीक है लेकिन अंडरसेंट खाओगे तो उल्टी हो जाएगा। नहीं क्या, तो वो सेफ्टी की मात्रा हर चीज़ में फिक्स होनी चाहिए कि भाई इतना ही करना हमें। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में अब गंजों के सही में जो अपने रखी हुई गंजों की पंचायत के सरदार आप जो बनोगे ना। गंजों के सरदार, स्वागत है सभी का इसी टीम में। जो इस फेज से गुजरे हैं उनको मैं कुछ न कुछ दूंगा। अभी जैसे मेरा फोकस रहता है ना, जैसे ट्रांसप्लांट करने, तो अगर मैं जो क्राइटेरिया सेट करता हूँ भाई उसकी नीड क्या है, पहली चीज़ तो समझे बात, ट्रांसप्लांट ऐसा तो है नहीं खाने की तरह। तो अगर मुझे लगता है उसकी शादी नहीं हुई है तो मैं फोकस करता हूँ कि भाई करना है, क्योंकि शादी में मुझे पता है इस चीज़ से प्रॉब्लम होता है। शादी हो रखी है तो मैं उसको एक बार सेकंड ओपिनियन पे रखता हूँ, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम करवाना चाहो तो नहीं कराओ, तुम मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसका नौकरी लगा कि नहीं लगा, वो एक सेटल हुआ कि नहीं, नौकरी है चाहे सेल्फ बिजनेस कुछ भी हो, अगर उसका नौकरी और बिजनेस सेट है और वो शादीशुदा है तो मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ भाई देख कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी, जहाँ खाज नहीं खा रही क्यों खुजा रहा है, दर्द होएगा बाद में। नहीं क्या, अगर किसी को शादी नहीं हो रखी है और काम में और मेंटली वो परेशान है, ऑब्वियसली अगर परेशान आदमी है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि कैप पहनना, आदमी जब बालों से घबराता है तो कैप पहनता है, या मुंडन करवा के रखता है, या इधर के बालों को थोड़ा लंबा करके रखता है ताकि वो कवर हो जाए। तो आपने कौन सी टेक्निक अपनाई थी? मुंडन वाली मैंने अपना रखी थी, सही बताऊं तो मैं भाई 5 बार मुंडन करवा चुका हूँ। उस मुंडन के चक्कर में जो मेरे बाल थे उनको एंजॉय नहीं कर पाए। वाइफ बोलती थी जरा कम से कम अभी तो एंजॉय करो, इनको जब तक है बाद में ही हो लेना, ऊपर वाला अपने आप कर देगा, तुम क्यों घबरा रहे हो इतना पहले से ही। नहीं क्या है ना कि, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप हम जो भी हम ये सब बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्टेड है या फिर हमने पहले से कुछ करा, कुछ नहीं, ऐसे ही डॉक्टर साहब ऐसे ही है। बिल्कुल जैसे ये बात कर रहे हैं ये जेन्युइनली ऐसे, इनसे मिलोगे आप भी खुश हो जाओगे, भाई यही गंजे की पंचायत में आप भी बैठोगे हमारे बाद। और ऐसा नहीं कि हम 3 बैठे हैं, आज तो डॉक्टर साहब छुट्टी पे है, कल से फिर से इंगेज हो जाएंगे, तो इनके पास टाइम भी नहीं है कि चीजें वीडियो बना पाए। लेकिन कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही कोई पैसा इन्होंने दे रखा है या फिर हमें कुछ मिल रहा है इससे, कुछ नहीं भाई, जेन्युइन है। ये भी रियलिटी है कि जस्ट मेरे मॉर्निंग में एक व्यूज आ गया कि भाई कुछ करना है अपन को इस चीज में, और एक वाइब मैच की आपके साथ में, तो मैंने कहा कि कुछ करते हैं आज। और ये अच्छी चीज़ है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है वीडियो और अपन कहीं पे अपलोड करते हैं और लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, आए नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन आना चाहिए, आता है तो अपन एक उम्मीद करते हैं। एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस चीज़ को की जाए ना तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि अगर मैं तो ये सोचता हूँ मेरी वजह से अगर एक आदमी भी अगर उसकी लाइफ में कोई थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है ना तो बहुत है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो तो है ही, एक गंजे के ऊपर एक बाल आ जाता है ना, तो वो बंदा इतना खुश होगा। और दूसरी चीज है ना कि बाल ला देना, लेकर आ जाना, वो नहीं है। दूसरी चीज है कि उस बंदे को भरोसे में रखना कि भाई बिल्कुल बिल्कुल आएगा तुम्हारा। जैसे ये एक लंबा जर्नी है, ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन ट्रांसप्लांट करवा लिया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। यू हैव टू बी कनेक्टेड इन डॉक्टर विथ 6 मंथ मिनिमम, क्योंकि 6 महीने तक आपके रोज डाउट आएंगे, कभी ये आएगा कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह का खेती है और जो खेती जानता है वही कर सकता है। मैं आपको अफीम का पौधा दे दूंगा, बोलो भाई अफीम उगा दोगे क्या यार तुम? अफीम घना कीमती बिकता है लेकिन अफीम तुम नहीं उगा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास की बात नहीं है, क्योंकि तुमको जानकारी नहीं है उस चीज़ का। डॉक्टर तो घने ही होंगे लेकिन इस चीज़ की जानकारी जिसको है वही कर सकता है, नहीं तो ये उसको भी लगेगा फेल कर दिया होगा। आप अभी किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए,
मोदी जी से मिल लीजिए, मोदी जी पूरी जानकारी रखते हैं देश दुनिया की। वो बोलेंगे भाई फेल कर दिया डॉक्टर ने, क्या कर दिया तुम्हारे नहीं क्या तो ये एक चीज़ है जिसको नॉलेज होती है, वही चीज़ों को डील करना जानता है। अब जैसे मैं इनको बताऊंगा कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे उन भैया के भी नॉर्मल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस फेज से मैं गुजरा हूँ, मुझे आपसे भी ज़्यादा डर लगा कि भाई मेरा ही चला गया, वापस नहीं आएगा तो मेरा क्या होएगा भाई तो तुम लोगों को घबराना नहीं है, 1 महीने पे ऐसा ही दिखता है। इवन भैया आपको भी मैं बोलूँगा, आपको भी मैं बोलूँगा, 1 महीने बाद में ऐसा दिखेगा। तब आपको याद रखना कि डॉक्टर साहब ने हमें बोला था घबराना नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। किसान खेत में बीज डालता है तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन खोद के देखे भाई फली आया कि नहीं आया, वो तो जब टाइम आएगा तभी फली आएगा, ऐसे तो फली नहीं आ सकता। जितना उसको टाइम देगा उतना वो काम करेगा। समझ गए बात? जैसे आपने क्या टेक्निक अपनाया, जैसे बाल कम होने लगे तो आपको क्या लगा कि कैप पहनना चाहिए, विग पहनना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, या फिर मुंडन करवा लेना चाहिए? आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में सब चल रहा था। पहले तो स्टार्टिंग में मैं मुंडन में ही चला, 4-5, हाँ कम से कम 5 महीने तक करवा लिया मुंडन 5 बार, 5 महीने में कम से कम 6-7 बार करवाया। अच्छा। उसके बाद मुझको लगा कि बाल अभी थोड़े मतलब आ सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मतलब ऐसा बोला जाता है कि मुंडन करवा लो तो बाल अच्छे से आने नहीं नहीं, मुंडन करने से वो हो गया। वो तो एक डोडो की कहानी सुनी होगी आपने, डोडो को कोई मारने आता है तो वो जमीन में मुंह डाल लेता है सोचता है भाई वो चला गया, मेरे को पता नहीं, दुनिया से अलग आ गया मैं, लेकिन जब बाहर निकलता तब तक ऊपर का तो खा गया और अंदर गर्दन अंदर बची है। सेम वही बात है, मुंडन करवा लिया, आपको दिख नहीं रहा है, बाकी वो तो जो प्रोसेस है वो तो हो ही रहा है। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन है और आपकी जेनेटिक्स है, तो वो तो आप चाहे मुंडन रखो चाहे मत रखो, यू हैव टू गो द प्रोसेस एट द एंड। जैसे समझ के बात, अगर मौत निश्चित है तो मैं एक लिमिट तक बचा सकता हूँ, बट मौत तो निश्चित है, एक दिन आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, तो वो तो होएगी। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये मानते हैं कि मुंडन करवा भी रहे हैं। करवाना चाहिए, मैं मानता हूँ करवाना चाहिए। मैंने खुद ने गया हूँ भाई 5 बार मुंडन करवाया, कम से कम साल में 1 बार मुंडन करवाया मैंने। 2019 में पहला मुंडन हुआ था शायद मेरा, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था पीजी की, तो मुझे लगा कि भाई कुछ बचाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। पीजी हो जाएगी लेकिन शादी, रिश्ते और समाज में जो पर्सनैलिटी बनानी है उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो पहला मुंडन हुआ, उसके बाद में लगभग एवरी ईयर, इवन कोविड के टाइम पे भी मुंडन हुआ, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं उसके, और वो सारी मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ बीच बीच में। तो कम से कम 5 से 7 बार मुंडन करवाया मैंने। उससे ये रहता है कि अपन को दिखती नहीं है प्रॉब्लम, और अपन को लगता है कूल लग रहा हूँ, क्या दिक्कत है, फिज कट करवा लिया, बज कट करवा लिया तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक दिखता है। बट एट द एंड जैसे ही थोड़े से बाल आते हैं ऐसा लगता है भाई क्या निकला अंदर से ये क्या निकला है। जब तक मुंडन रहता है तब तक तो ठीक दिखता है भाई, ठीक है, सबको यही लगता है कि भाई के बाल होंगे, लेकिन जैसे ही बाल थोड़े से इतने आते हैं पता लगता है भाई पूरा यहाँ तो खाली पड़ा है ना। तो ये चीज़ आपके साथ भी हुआ। आपने कैसे मतलब बालों को बचाने की कोशिश की? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से गंजा ही रहा हूँ, कम से कम 3 साल लगता है मैं गंजा ही रहा हूँ। अच्छा, मुंडन करवा के रखे आप भी? अच्छा। मेरा बाल इस तरह से झड़ा था ना कि मैं बड़ा भी करता तो मतलब इस साइड खाली दिखता, इस साइड खाली दिखता, तो मेरे को जम नहीं रहा था। इस वजह से मैं सोचता था कि क्यों ना गंजे रह जाए। बिल्कुल। तो मैं वीक में 1 बार भी कराया हूँ, मतलब हर वीक में, मतलब एक मंथ में 4 बार करा के देखा हूँ। अच्छा। उससे आपको क्या लगा कि बाल आ जाएंगे? बाल नहीं आ जाएंगे, बस दिखता नहीं है, टेंशन खत्म, ना बांस ना बांसुरी बांसुरी भी खत्म कर दो और बांस भी खत्म कर दो, बस मस्त अपना काम करो। तो ये थ्योरी सब में बैठती है और सब लोग एक ही फेज से गुजरे हैं। तो जैसे जिनके बाल नहीं उड़े हुए हैं, हो सकता है ये शो देखेंगे तो बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, बालों से दुनिया जीती जाती है क्या? भाई जीती जाती है। जिनके बाल नहीं होते हैं उनको समझ में आती है, खोई हुई चीज़ की अहमियत समझी जाती है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़। बाल का तो एक जिंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर करता है। आदमी जब तक है, अभी जवानी में है, बंदा कितने तो सर्वाइवल मोड पे है जिनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही होंगी, और एक ट्रांसप्लांट तो एक मैंने ये चीज़ महसूस की है कि भाई शादी में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बाल। 1-2 पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनके मैंने ट्रांसप्लांट किया और उन 4-5 महीने हुए और शादी के रिश्ते आ गए और उनकी एंगेजमेंट हो गई। वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है, उनको विश्वास हो गया। 5 महीने पे हल्का हल्का दिखने लग जाता है बाल, गंजे आदमी के माथे में थोड़े दिखने लग जाते हैं, तो उसको विश्वास हो जाता है कि अब बाल आ जाएंगे, और वो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो लड़की से मिलने में भी कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नौकरी है, पैसा है, लेकिन फिर भी लड़की क्यों एक्सेप्ट करेगी आपको गंजा आदमी? कोई चाहेगा कि उसका हस्बैंड गंजा नहीं होए भाई। डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी कहा जाता है कि जिनके बाल नहीं होते उनके पास पैसे बहुत होते हैं। पैसा एक कहावत कही जाती है, फिर आदमी वो लेकिन लेकिन जो एक समाज में ना एक होता है कि
कुछ भी कह लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप पहले गंजे दिखोगे ना, तो लोग बाग आपके पैकेट के पैसे नहीं देखेंगे, आपके इंप्रेशन दिखेंगे कैसे। वो पुराने जमाने में चलता था कि भाई वो उस उम्र तक आते हो जाता था, जैसे 45 तक हो जाता है, 45 तक मैं 45 में गंजा हो जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा प्राइम फेज है। 18-20 से उम्र से लेके आदमी 35 तक प्राइम फेज में होता है। उसके अंदर उसकी शादी होती है, उसकी नौकरी लगती है, अपना बिजनेस करता है, ही हैव टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एंड पर्सनालिटी बनानी है उसको। 35 के बाद में धीरे धीरे चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मुझे बच्चे पालने हैं और मेरा परिवार चलाना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुमको एंजॉय करो भाई। लेकिन आपके थ्रू जैसे मिल करके और भी भाइयों के थ्रू मिल करके मैं तो बोलूंगा कि जो बंदा बैठा हुआ है कॉर्नर पे, उसको कहीं भी अपने सोर्स आउट कहाँ भी कर लिया और रिसोर्स कर लिया। नहीं, मैं बोलूंगा कि यू हैव टू रिसर्च। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, यू हैव टू मैच द एनर्जी। अगर आपको ट्रस्ट लगता है तो कहीं पे भी करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल आर डूइंग सेम वर्क। मैं तो कहूंगा कि आप ऑनलाइन ही, इतने पास सबके पास टाइम है नहीं कि हर एक क्लिनिक पे पहुंच के आप जा करके देखोगे क्या है क्या नहीं है। आप ऑनलाइन के थ्रू जाओ और जेन्युइनली मैं कहूंगा कि जो तो ग्लोरी क्लिनिक है इसके रिव्यूज आप पढ़ लो। और ऐसा कुछ नहीं है भाइयों कि मतलब हम कोई चीज इनके कहने पे या फिर इनके साथ बैठ करके इनकी बड़ाइयां कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कराया है, पैसे भी दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्री में इन्होंने कर दिया और हम पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आपको और बैंक डिटेल चाहिए, हम बैंक डिटेल भी शेयर कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोशनल है, कुछ इन्होंने पैसा दे करके यहाँ बैठाया जस्ट ये एजुकेशनल और इस चीज को सोल्व आउट करने के लिए ही किया गया है कि भाई लोग और जुड़े, जिनको ये प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मिले। और सॉल्यूशन के साथ साथ कि जो नॉलेज के साथ ये आते हैं और जो चीज़ें बताते हैं आपको एक्चुअल में, और गाइडेंस 6 महीने के साथ आपको लेकर के चलते हैं, एश्योरेंस। और सबसे बड़ी चीज़ आपको स्टे फ्री में मिलता है यहाँ पे। आप सपोज दैट आते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पैसे दोगे तो क्या नहीं मिलेगा, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली अंडर द बजट वो अब किसी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ढूंढ रहा है और बेटर रिजल्ट चाहता है, तो इससे बड़ी बेटर तो मुझे जयपुर में और दिल्ली एनसीआर में मिल जाए तो भाई एक बार बता देना। हाँ ठीक है, आप 10 लाख 15 लाख, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक सर्विसेज होती है ना, जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो अंडर सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। बिल्कुल आपको। और मेरा ये मानना है कि अगर मैंने किसी का एक बार ट्रांसप्लांट कर दिया ना, ही हैज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे उसके साथ में लंबे टाइम तक कनेक्टेड रहना चाहिए। उसके बालों की आगे की पीछे की जो भी प्लानिंग है, मैं उसको टाइम देता हूँ और उसको समझाता हूँ भाई अगर इन फ्यूचर, जैसे किसी का ट्रांसप्लांट मैंने यहाँ तक किया और पीछे अभी बाल हैं, लेकिन फ्यूचर कौन जानता भाई, बाद में फ्यूचर में हो सकता है 5 साल बाद में यहाँ से चला जाए, उसका जेनेटिक्स ऐसा है जिसमें पीछे से बाल चले गए। जैसे आपके तो लगभग साफ ही हैं, तो अब जो जाना था चला गया। आपके भी पता है मुझे कि ये एरिया से जाएगा, तो मैंने पूरे एरिया में प्लानिंग करके किया है। आपका भी लगभग मुझे पता था कि कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता। बट जो बचे हुए बाल रहते हैं जनरली उनका जेनेटिक्स और हार्मोन से डिपेंडेंट रहता है। आपकी फैमिली में बिल्कुल साफ हो रखा है और अभी आपका आगे का खाली है, तो पॉसिबिलिटी है पीछे वाला एरिया भी जाएगा। तो उस एरिया की भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब भी आपको प्रॉब्लम महसूस है, क्योंकि जनरली एक बार ट्रांसप्लांट करवा लेता था आदमी को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर चला गया तो क्या करूंगा, इन फ्यूचर चला गया, वो भी एक इनसिक्योरिटीज पैदा करता है। क्योंकि एक बार तो मेरे आगे, लेकिन ट्रांसप्लांटेड बाल तो नहीं जाते हैं, ये तो मुझे प्रूफ है कि भाई ट्रांसप्लांटेड नहीं जाएंगे। लेकिन जो पहले से बचे हुए रहते हैं, ये बाल धीरे धीरे उम्र के साथ में कम होते हैं, तो आदमी को फिर से इनसिक्योरिटीज पैदा होती है जब वो बचे हुए बाल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो कनेक्टेड जो पर्सन मेरे से करवाया है, वो मिनिमम कॉस्ट के साथ में, जनरली 10-15 हज़ार में वो सेकंड सेशन में देता हूँ। तो उस कॉस्ट के अंदर जो मेरा हॉस्पिटल का खर्चा है, जो स्टाफ का खर्चा है, मेरा चार्ज भी नहीं जोड़ता, उसके अंदर 10-15 हज़ार के अंदर जो सेकंड सेशन होता है, जब भी उसको इन फ्यूचर महसूस होए तो वो मुझसे करवाते हैं। और वो करवाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको करके दूँ, क्योंकि एक बार वो मुझसे जुड़ा है तो मेरे से ही ट्रीटमेंट लेना उसका काम रहता है कि मैंने पहले निकालें तो कहाँ से निकालें, कितना निकाला है और कहाँ पे लगाना, सारी मुझे पता है। समझ गई बात? तो ये मेरा सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपकी केस स्टडी आपकी बहुत बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक पेशेंट का आप अलग से एक फाइल क्रिएट करते हो ताकि आप इन फ्यूचर आपको एनालिसिस करना और काफ़ी ईजी है। दूसरा जैसे डोनर एरिया होता है ना, तो ये एक तरह की बैंक है। बैंक से आप लोन लेते हो और आगे शिफ्ट करते हो इन बालों को, तो बैंक भी लोन देने में एक लिमिट तक देगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि बैंक करोड़ दे देगा। आपको लोन चाहिए 2 लाख का, बैंक आज दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख का भी दे देगा, लेकिन करोड़ का तो नहीं देगा ना। वैसा का वैसा बात है कि अगर हेयर लॉस हो रखा है तो पीछे से निकाल के आगे शिफ्ट कर रहे हैं हम। एक बार में आगे का थोड़ा गया था, हमने लगा दिया वहाँ पे, बट आपने अनसंड तरीके से पीछे से निकाले, ग्राफ्ट मार दिए, काट दिए, फेंक दिए, तो फिर वो बैंक से तो लॉस हो गया। और इन फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो कहाँ से निकाल के लगाओगे? तो ये एक सेफ प्लानिंग के साथ में किया जाता है कि कितने जरूरत है, कितने लगाने हैं, कहाँ पे हेयरलाइन बनाना। जैसे आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो किसी में हेयरलाइन ऊपर है, किसी में नीचे है, तो ये एक प्लानिंग से किया जाता है कि किसी मरीज का डोनर एरिया कितना मुझे लेना है,
कितना लगाना है, फ्यूचर में हेयर लॉस कहाँ हो जाता है। जैसे इन भैया के आप देखेंगे तो हेयर लॉस, जैसे यहाँ पे बाल थे, जैसे ये लाइन देखेंगे आप, यहाँ पे इनके बाल थे, लेकिन मैंने हेयर लाइन को वहाँ पे रखा क्योंकि मुझे डोनर एरिया भी बचाना है और पूरा एरिया भी कवर करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि ललाट के आगे की तरफ बाल उगा दूँ। जैसे मेरा आप देखेंगे तो यहाँ पे हेयर लाइन इतना ऊपर है और ये नेचुरल तरीके से रखा हुआ है। एक तो ये नेचुरल लगता है, दूसरा ये रहता है कि बाल पीछे से अननेसेसरी लाके मैं आगे नहीं लगाऊं, क्योंकि इन फ्यूचर कहीं पे जरूरत पड़ा तो मेरा बैंक तो बचा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ही लुटा दें और अभी जितना खाली है उसमें तो लगा दिया, इन फ्यूचर कहाँ से लगाएंगे, समझ गए बात। तो ये एक प्लानिंग होती है जिसमें डॉक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्लान करता है कहाँ पे मुझे हेयर लाइन बनानी है, कहाँ पे इन फ्यूचर हेयर लॉस हो सकता है, कितना डोनर एरिया बचाना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को भी काफ़ी पर्सपेक्टिव मिले होंगे इसके बारे में कि डॉक्टर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। नहीं बिल्कुल, देखो हर एक डॉक्टर का बताने का एक तरीका होता है और जो भी डॉक्टर बताता है कोई गलत नहीं बोलता था, जैसे आप बता रहे हो जो चीज़ों क्लियरली अपन उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं ना। लेकिन आप जिस हिसाब से उस चीज को समझाते हो ना कि भाई करने को तो मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे हथाली में उगा सकता हूँ बाल। हाँ। यहाँ पे हथाली में छेद करके एक बाल उगा के आपको दे सकता हूँ और वो उग जाएगा वहाँ पे। तो वो चीज मैटर करती है ना कि एक बंदा अंदर सेटिस्फेक्शन। अब जैसे मेरा भी है, अभी तो मैंने कवर कर रखा है, जैसे आपने बताया कि इस लाइन को अपने पीछे लिया है, हालांकि अब जब दवाइयां करेंगे तो ये लाइन भी इसकी नेचुरली कवर होगी। नहीं, वो होए नहीं होए मुझे नहीं लेना देना। जनरली जैसे हेयर लाइन रहती है इस एज में, जैसे एज तो बढ़ना ही है, जैसे 3 फिंगर के आसपास ये रखा हुआ, 3 फिंगर के आसपास ये रखा हुआ, बिल्कुल नेचुरल लगेगा, मेरे जरा ही दिखेंगे इनका, कोई ऐसा नहीं है कि है ना? और नहीं मतलब वो तो आपका पूरा नेचुरली लाइनिंग आएगी जो, लेकिन थोड़े से भी आगे से हल्के से भी बचे हुए जो नेचुरल में ऐड करेगा, वो ऐड ऑन कर देगा, वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू ऐड कर देगा और ऐसा लगेगा ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रखा। और किसी भी ट्रांसप्लांट का ये मकसद होता है कि कोई पहचान नहीं पाए, समझे बात। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर दिया और पहचान में नहीं आ रहा, मतलब काम ही नहीं हुआ। सही है, वी हैव डन आवर बेस्ट एंड उस बेस्ट का यही मकसद होना चाहिए कि कोई पहचान नहीं पाए। जैसे कोई आदमी बोलता चलता फिरता है, बोलते भाई टोपी पहन रखी है क्या, ट्रांसप्लांट हो रखा है क्या, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ट्रांसप्लांट करने का मकसद ये होना चाहिए बाल भी उग जाए, लोग भी नहीं पहचाने कि भाई ट्रांसप्लांट करवा लिया, समझ के बात। तो हेयरलाइन को इसीलिए इसी टाइप से कर्व देख के बनाया जाता है कि नेचुरल लगे हो। जैसे करने को तो मैं इस हेयरलाइन को यहाँ से यहाँ तक सीधा कर देता, लेकिन वो बिल्कुल टोपी की तरह दिखता, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दगा के एक नेचुरल कर्व दिया ताकि वो नेचुरल लगे जब बाल ग्रोथ करें। एक काम करने का तरीका होता है जिस तरह से आपके हाथ साफ हो रखे हैं। एक होता है ना कि मतलब एक आदमी कर रहा है और एक आदमी करता हुआ आ रहा है, तो उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। और वो जैसे आपके पास आना, पहले आप नॉलेज पास करते हो, उस बंदे को ट्रस्ट दिलाते हो, ताकि क्लियरिटी हो भाई तुम लोग को करना क्या है। हाँ एग्जैक्टली, आप जो भी आप मेजरमेंट अपना बना लेते हो आप कि हाँ ऐसे करना है, आप बता दो भाई। प्लानिंग के साथ में होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे फेंक दिया, कहीं पे उगा दिया, कहाँ डेंसिटी देना है, वो एरिया की प्लानिंग के हिसाब से होता है। तभी प्लानिंग पहले से होती है तभी होता है। जैसे आज अपन इस 100 में बैठे हैं तो प्लानिंग पहले की मैंने मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैं उठा और आज भाई ये करूँगा मैं। जैसे ये बोर्ड बनाया मैंने पीली से, तो इसकी पहले से मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई कि भाई ऐसा मुझे 100 स्टार्ट करना है, तो ये बनाया। फिर मुझे आप मिले, एनर्जी मैच की, फिर और लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया, ये धीरे धीरे पूरा सेटअप तैयार हो गया और आज अपन इस 100 को इतना तक रिकॉर्ड कर पाए हैं। जैसे 20-30 मिनट हो गए होंगे, लगभग 20-30 मिनट का ये टोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसको अपन एडिट कर कुरा के 15-20 मिनट का अच्छा सा निकाल के दे देंगे। तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है इस चीज़ की कि मुझे कितना शूट करना है, कितना निकालना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी लंबा कारवां चलेगा डॉक्टर साहब, पता चलेगा एक दिन आप शो कर रहे हो और सारे लोग यही लोग आपके पास आके सुन रहे हैं, लोग देखेंगे, वीडियोस देखेंगे और जरूर आएंगे आपके पास। बिल्कुल। तो जैसे वैसे का वैसा हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि अचानक से आप ओटी में घुसे और धमाधम पीछे से निकाल के ठोक के आके लगा दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव टू डिसाइड वेयर हेयरलाइन शुड बी, कैसे निकालना है और कैसे आगे लगाना है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लियरली बोल देता हूँ कि वी आर जस्ट डूइंग पीछे से निकाल के आगे लगाना, उसके साथ में प्लानिंग रहती है। बट एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डोनर एरिया, समझे बात। जैसे किसी का खेत है, खेत में फसल उगाना है, फसल उगाने का काम जैसे ट्रैक्टर वाला आता है, वो सीडल लेके आता है, उसमें बीज डालता है और वो उगा देता है। बट खेत किसका है, किसान का है, और बीज किसका, किसान का है। बीज तो वो लेके नहीं आएगा खेत वाला। सेम का सेम काम में है कि मैं एक ट्रैक्टर वाला हूँ मान लीजिए, जिसे मैंने ये सारी पढ़ाई कर रखी है इसकी और मैं करता हूँ। बट आपका हेड है, आपका बीज है, डोनर एरिया आपका है। तो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हेड, मतलब खेत भी उसका अलग हो सकता है और बीज भी अलग हो सकता है। तो डोनर एरिया चेंजेस होता है। जैसे अभी मेरा आपका दोनों का तो पता है कि डोनर एरिया कैसा था, आपका महीना भर पुराना हो गया तो मुझे नहीं पता कि उस टाइम डोनर एरिया कैसा था। तो आप दोनों का मुझे अच्छा लगा था, डोनर एरिया अच्छा है। तो डोनर एरिया अच्छा होने का मकसद क्या होता है कि कैसे डोनर एरिया अच्छा बोलता हूँ मैं, या बीज अच्छा होता है। जैसे एक बाल अपन पीछे से मशीन से निकाला, तो अगर उसके अंदर 2-3 बाल हैं तो मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा, 3 गुना रिजल्ट देगा वो, समझे बात। मतलब बीज अच्छी क्वालिटी का था उसका, समझिए बात। अगर किसी का डोनर एरिया से बीज निकाल रहे हैं और सारे ही सिंगल निकल रहे हैं तो वो भाई बीज ही खराब है, उसमें चाहे मैं मेरा बेस्ट भी कर दूंगा ना तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, समझ की बात। तो ये
चीज़ है जो रियलिटी में रिजल्ट को डिसाइड करती है। बट मार्केटिंग पर्पज से लोग बाग क्या करते हैं कि FUE कराओ, DHI कराओ, फोरसेप्स कराओ, कीप कराओ, सफायर कराओ, ये सब चीज़ें मार्केटिंग की वजह से बनी हुई है। दीज आर नथिंग टू गिव रिजल्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे करोगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके डोनर एरिया पे और सर्जन की स्किल पे डिपेंड करता है कि सर्जन किस हिसाब से प्लानिंग करता है, किस हिसाब से वो निकालता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 3 वाड़ा अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर इतना स्किल्ड नहीं है कि वो 3 वाड़ा निकाले, वो एक वाड़ा ही करके निकाल रहा है उनको, तो वो 4000 गिनवा भी देगा आपको और वो रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि एब्सोल्यूट काउंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, समझे बात। एब्सोल्यूट काउंट मतलब कि कैसे, जैसे कि मैं आपको 4000 गिना के लगा सकता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा आपका, समझ के बात। क्योंकि अगर मैंने सिंगल लगा दिए सारे ही तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं कैपेबल हूँ और अगर डोनर एरिया मुझे दे रहा है कि 2 वाल हैं उसके अंदर, तो मैं 2 वाले निकाल रहा हूँ, 3 वाले निकाल रहा हूँ और वो लगा दूंगा, तो 4000 भी लगाऊंगा तो सीधा 8-10 हज़ार बाल उगाएगा और वो डेंसिटी देने का कारण बनता है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी आदमी की डेंसिटी बहुत तगड़ी आती है और किसी के कम आती है, तो इसका कारण है कि उसका डोनर एरिया कैसा है। इवन मेरे केसेस में भी होता है कि मैं तो सब में ही काम कर रहा हूँ, बट सम पीपल हैव डेंसिटी ज़्यादा, कुछ लोगों में कम है, तो उसका कारण ये रहता है कि उसका डोनर एरिया कैसा है, समझे बात। बीज कैसा है, मैं तो ट्रैक्टर वाला हूँ, सबके बीजाई बराबर कर रहा हूँ, लेकिन किसी का बीज अच्छा है, किसी का खेत अच्छा है, तो रिजल्ट में वेरिएशन वहाँ पे आता है, समझे बात। मेरा कोई टेक्निक में वेरिएशन नहीं है, जैसे सारे लोगों को मैं तो एक ही टेक्निक से कर रहा हूँ, और वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा कि मैं एक ही टेक्निक से करता हूँ। एवरी क्लिनिक डज सेम थिंग। वो मार्केटिंग पर्पज से बाहर से बताया हुआ रहता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब कुंडी अंदर लग जाती है तो आपको पता लगता है कि क्या करा आपने। आप मेरे साथ सर्जरी करवाएं, आपको पता लगा कि मैंने क्या करा? कुछ पता नहीं लगा होगा। इवन लाइट ऊपर रहती है, आपकी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं हम तो, क्योंकि लाइट आंखों में जाएगी तो आंख तो बंद करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब लाइट बहुत आ रही है, क्योंकि माथे पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंखों पे पर्दा तो लगाना पड़ेगा। दूसरा, इस प्रोसीजर के टाइम पानी का स्प्रे किया जाता है, लगातार पानी का स्प्रे किया जाता है ताकि ब्लड साफ होता रहे। तो पानी के छींटे मुंह पे पड़ते हैं तो हम लोग जनरली आंख कवर कर देते हैं। तो जब आंख कवर हो गई, गेट बंद हो गया, अंदर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आप नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं अंदर क्या हो गया, समझ गए बात। ऐसा कई बार हो चुका है, कई क्लिनिक पे मरीज समझदार जाते हैं, वो अंदर जाते हैं और बीच में उठ के बोल देते हैं कि आप कौन सी टेक्निक से कर रहे हो। फिर डॉक्टर की भी फट जाती है, करने वाले लोगों की भी फट जाती है, भाई अब क्या करें अब इसको क्या उत्तर दें। इवन मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि दूसरे क्लिनिक पे करवाए थे और फिर मेरे पास वो ट्रीटमेंट लेने अब आ रहे हैं, क्योंकि उनको सब जब शुरुआत में समझाया था कि कौन सी टेक्निक से करेंगे, तो उनको एक अमाउंट बता दिया। फिर वो बोला कि कुछ और बेस्ट हो सकता है क्या, तो उन्होंने बोला कि एक और बेस्ट से करेंगे तो उतना 30,000 एक्स्ट्रा लगेगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डॉक्टर साहब, आप कोई सा भी टेक्निक से कर दीजिए। उसने वो टेक्निक बोल दिया और कन्विंस हो गया पेशेंट और OT में ले लिया। जब एनेस्थेसिया दे दिया, पीछे से निकाल लिया, फिर आगे की तरफ स्लिट बनाने की बारी आई तो बोले कि ठीक है स्लिट बनाते हैं। स्लिट बनाने स्टार्ट किया, मरीज ने बोला स्लिट तो बनता ही नहीं उस टेक्निक में जिसमें आपने बोला था। आपने तो बोला था वो पेन से लगाएंगे और पेन में तो स्लिट बनता ही नहीं है। पेशेंट उठ के खड़ा हो गया, बोला डॉक्टर कहाँ है? उस टाइम डॉक्टर भी वहाँ था नहीं। बोले किसको दे दिया काम समझे बात। बोला हंगामा कर दिया उसने, हंगामा कर दिया, वकील को बुला के ले गया, बोला केस करूंगा। कहाँ? तुमने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, मेरा बाल सही उगना था, तुमने टेक्निक सही चूज नहीं किया, बस मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गया। और उस मरीज ने उससे फुल पंगा लिया और बोला कि सर्जरी तो करो, क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट से तुमने ग्राफ्ट बाहर निकाल दिया, अगर मैं बीच में भाग गया तो तुम्हारा चक्कर में मेरे ग्राफ्ट की ऐसी हो जाएगी। तो उसने बोला जैसे भी लगाओ इसको लगा दो एक बार, बाद में डील करूंगा तुमसे, समझे बात। फिर उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। उसने ट्रांसप्लांट करवाया। आप सोच सकते हैं उस आदमी में क्या बीती होगी भाई भाई सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है कि मतलब हम भरोसा किस पे करें। डॉक्टर साहब बिल्कुल जेन्युइन रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, और ये बात है आप जब एक बार आओगे, एक बार कराओगे, या फिर किसी को भी यार आपको चाहिए होगा भरोसा, हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इसलिए इस चीज को प्रोसेस में डाले हैं, चाहे डिस्कस कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि आप लोग आना चाहोगे, आप फिर मास्क भी दिया इन्होंने कि भाई आप अपनी जो भी पर्सनालिटी उसको भी रिवील करना चाहते हैं। मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपका मास्क लगा रहे ताकि आप पहचान में नहीं आए। हाँ, मैं तो क्या कि अब मेरी तो एक काम है ये, और मैं लोगों को इमोशन समझ सकता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो जैसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है लोगों को ज्ञान देना, चाहे आप मेरा बुरा भी माने, मैं बुरा भी लग रहा हूँ तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्राइवेसी मेंटेन करके चलूँ, तो इसलिए मास्क लगाए हुए हैं। फिर उस पेशेंट का हुआ क्या पता है कि आपको वो करवा लिया उसने, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हम देख लेंगे, 6 महीने पे रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में लीगल टीम तो हमारे पास तैयार रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो ट्रीटमेंट मेरे पास लेने आ रहा है GFC के। मैंने बोला घबरा मत भाई, मैं भी वही काम करता हूँ जो वो करते हैं, तो काम 1 नंबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आ जाएगा। बट एक ही चीज़ की गड़बड़ हुई, मिसकम्युनिकेशन। उन्होंने कुछ गलत चीज़ बताई, गलत चीज़ का वो टेक्निक तो वही यूज होती है सब जगह, लेकिन उन्होंने कुछ बताने में कंफ्यूज किया आपको, और कुछ पैसे एक्स्ट्रा बनाने थे। बोले पैसे ही लेने थे तो डॉक्टर साहब मेरे को पहले बोल देते कि इतना काम करूंगा और वो टेक्निक करूंगा, तो मैं दे देता था। लेकिन कंफ्यूज करने की कहाँ जरूरत थी, जब मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरे को दुनिया भर की नॉलेज है, चैट GPT सब जगह सर्च कर लिया मैंने। तो फिर तुम लोग अंदर ऑपरेशन थिएटर में ऐसा मत करो कि भाई कुछ चेंज कर रहे हो,
समझे बात? नहीं, दूसरी चीज ये भी है ना कि आप ऑपरेशन के थ्रू आउट आप ऑपरेशन के साथ रहते हो, सारी चीजें आपके अंडर गाइडेंस में होता है। मेरे बिना यहाँ पे एक पन्ना भी नहीं हिलता, और मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में, यहाँ तो मैं करूँ ही नहीं, या फिर करूँ तो मेरी प्लानिंग के साथ में होए, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन रहेगा? आप मेरे यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के गए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी जिम्मेदारी लूँ, वही चीज़ मैं करता हूँ। और ये एश्योरेंस चाहिए होता है हर एक पेशेंट को। एक दूसरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसके 300 के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, वो गुड़गांव में और अलवर साइड के थे, और वो गुड़गांव वगैरह में रहते हैं, वो वीडियो शूट करते हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं उनके, अच्छा काम कर रहे हो वो। उनके पास हेयर लॉस थे, विग पहनते थे, तो उन्होंने दिल्ली में कुछ सर्च किए, बेटर क्लिनिक गुड़गांव में। आप जानते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट क्लिनिक 3 लाख में भी काम होता है, 10 लाख में काम होता है, 20 लाख में भी काम होता है। तो एक जो टॉप क्लिनिक है वो अप्रोच किया उनको पता था कि 300 फॉलोवर हैं, 300 मतलब 300 के मतलब 3 लाख फॉलोवर हैं, तो ऑब्वियसली हमारी मार्केटिंग हो जाए। तो बोले ठीक है, समझाया उनको, तो बोला कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हम इस टेक्निक से करेंगे, इस पेन से करेंगे, लोगों को ये बताना है कि इस पेन से करेंगे, बट हम जो भी टेक्निक यूज़ लेंगे उसका आपको कुछ भी नहीं बताना है। 5 सेकंड के लिए वीडियो शूट करेंगे जिसमें आपको बताना है कि भाई हमारा इस क्लिनिक से हो रहा है, इस पेन से हो रहा है, लेकिन हम इस टेक्निक से नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट अभी प्रूवन नहीं है और आता भी नहीं है। तो आपको काम तो हम इससे देंगे, लेकिन हमारी मार्केटिंग पर्पज़ से और हमारी मोनोपोली के लिए हम बोलेंगे कि इससे करना है। तो बोला कि ठीक है, अरे ऐसा तो मुझे तो नहीं करवाना है, मैं 300 लोगों को 300 के मतलब 3 लाख लोगों को फॉलो करवा रहा हूँ, तो उनके साथ फ्रॉड नहीं करवा सकता, मुझे ऐसा काम नहीं करवाना है। समझ के बात? आप चाहे इस टेक्निक से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मार्केटिंग इसी चीज़ की करूँगा, और आपको जितने वीडियो बनाने बना ला, मैं बना के बोलूँगा कि मेरा इस टेक्निक से हो रहा है और ये हो रहा है। तो उसने बोला कि क्लिनिक ने बोला कि ऐसा मुझे करना नहीं है। तो वो वहाँ से छोड़ के फिर मेरे पास आया, मेरे से पूछा डॉक्टर साहब ऐसा है क्या कि यार वो तो ये बोल रहा है कि इस पेन से करूँगा, लेकिन उसका बताऊँगा। मैंने कहा भाई ऐसा ही चलता है मार्केट में, तो घबरा मत, तेरा रिजल्ट तो उस जो कर रहा है उस टेक्निक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी वही करता हूँ जो वो करता है, बट दे वांट टू बी मोनोपोली एंड वांट टू बिकम वन। जैसे DHI टेक्निक क्या है, DHI ये क्लिनिक हुआ करता था पहले, समझे बात? डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कोई उसको 2 दिन स्टोर कर रहे हैं, पीछे से निकाल के आगे ही तो लगा रहे हैं। समझ के बात? डायरेक्ट में कोई ऐसा तो है नहीं कि सेकंड टू सेकंड वेरी करता है, पीछे से निकाल के आगे ही तो लगा रहे हैं। तो सेम उस क्लिनिक ने क्या किया कि उस क्लिनिक ने कॉम्प्लिकेशन किया इस चीज़ में कि भाई मैं कुछ एक पेन लेके आया हूँ और अब वो पेन मेरे पास ही है, दुनिया में कोई डॉक्टर बना ही नहीं सकता वो पेन। तो उसने DHI क्लिनिक की जगह DHI टेक्निक करके और ये मार्केट में फैला दिया कि भाई इस टेक्निक से करेंगे। आप सिंपल बेसिक फंडा समझिए, इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपको एक खंबा रोपना है, तो क्या आप पंप लाओगे, मशीन लाओगे और धक्का दे के अंदर डालोगे क्या यार? नहीं। गड्ढा तो खोदोगे नहीं यार। अगर आपको खंबा बचाना है या मशीन को तोड़ने से बचाना है, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो क्या पता खंबा अंदर चला जाएगा, या तो मशीन का पाइप फट जाएगा, प्रेशर पाइप, या फिर वो ज़मीन में गड्ढा हो जाएगा, और या फिर खंबा टूट जाएगा। ये 3 चीज़ों में से एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन रेयर चांस है कि वो खंबा अंदर चला जाए। समझिए बात? कितना रेयर चांस है भाई, सोच के देखो तुम यार, सिंपल सी बात है। तो बैटरी है कि यार एक गड्ढा खोद लो पहले, उसके अंदर डाल देना, 1 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक मार्केटिंग पर्पज से बना हुआ कि इस पेन से करेंगे, उस पेन से करेंगे, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जान ली है, मेरे पास तो प्रूफ पड़े हैं इन चीज़ों के। कम से कम 500 लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली के अंदर। मैंने 1-2 दिन पहले भी वीडियो डाला था कि भाई जिसका प्रेसिडेंट है मिडल ईस्ट, जो एशिया और इंडिया और जो ये मिडल ईस्ट, यूरोप, ये अपने जो कंट्रीज़ पढ़ते हैं, टर्की वगैरह जो सारे बीच के कंट्रीज़ पढ़ते हैं, जैसे दुबई वगैरह, जो ये सारे लोगों, उनका प्रेसिडेंट है वो इन हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ओपनली बोल रहा है भाई मार्केटिंग है, DHI मार्केटिंग टेक्निक है। और मैं तो थोड़े हो सकता है कि मुझे भी ऐसा लालच आया तो मैं बोलूँगा भाई DHI GST टेक्निक, ग्लोरी हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक, यू हैव टू डू ग्लोरी, अदरवाइज नो रिजल्ट। ये भी सही है। और हो सकता है मैं पेन भी ईजाद कर दूं एक, भाई ये पेन मेरे पास ही मिलता है। तो ये एक मार्केटिंग पर्पज से है, ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स आर डूइंग। मुझे पता है कि किस चीज़ से बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर ऐसा होता है कि कोई दूसरी टेक्निक से आता है तो मैं आपको बताता ना भाई इस टेक्निक से बेस्ट आता है, क्योंकि मेरा खुद का ट्रांसप्लांट हुआ वो उसी टेक्निक से हुआ जिसका आप टेक्निक से हुआ है। आपका और मेरा सेम टेक्निक से हुआ है, तो बिल्कुल रिजल्ट सेम ही आएगा। और दूसरी चीज बताना चाहेंगे, इस प्रोसेस में कहीं भी दर्द नहीं होता है, ठीक है? आप जो लोग बताते हैं, लोग बाकी जो एनेस्थेसिया देते हैं, दर्द देखो ऐसा नहीं है होता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, बट रोज रोज कांच में गंजा देखने पे जो दर्द होता है ना, उस दर्द के रिलेटिव में वो कुछ कंपैरेटिवली कुछ नहीं है, वो दर्द नहीं है। और एक इंजेक्शन सर पे लगना यार थोड़ा बहुत तो उतना सहना पड़ेगा। वो इंजेक्शन इंसुलिन सिरिंज होती है और वो
जो शुगर के मरीज होते हैं खुद लगाना सीख जाते हैं धीरे धीरे। शुगर के मरीज जो होते हैं उनको पता है कि भाई नहीं लिया तो मर जाएंगे हाँ। तो दे हैव टू बियर दैट पेन, एंड वो धीरे धीरे सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे खुद ही सुबह उठते ही पहला काम ये करते हैं, भाई जिंदा रहना, आज जिंदा रहना है, थोड़ा इंजेक्शन लेना होगा। समझ की बात। तो वही इंजेक्शन से आपका एनेस्थेसिया लगाया जाता है। तो जब तक वो एनेस्थेसिया लगता है 5 मिनट आपको उल्टा लेटाते हैं तब दर्द होता है, और 3 मिनट सीधा करते हैं तब दर्द होता है। उसके अलावा कोई दर्द नहीं होता। बाद में 5-7 दिन थोड़ा थोड़ा खिंचाव जैसा महसूस होता है, बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है महीने भर थोड़ा थोड़ा इधर उधर यहाँ पे हल्का फुल्का ऐसे चरमराहट टाइप करे। कराए हुए 4 दिन हो गए और अभी तक मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हाँ, हालांकि थोड़ी सी टाइट स्किन टाइट रहेगी कि मेहंदी लगाए हो जैसा महसूस होगा, क्योंकि अपन भारी सा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत दर्द है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत। थोड़ा थोड़ा तो होएगा। देखिए ना, बैंडेज आपने करा रखा है, इसको भी आपने बोला है 5 दिन के बाद आप इसको रिमूव कर दोगे, हटा दोगे इसको भी, तो कोई दिक्कत वैसे तो कोई पर्सनली या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन आई डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। सो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है यार प्रोसीजर। और धीरे धीरे जैसे 3 महीने के आसपास ये रिजल्ट आना स्टार्ट होएगा। आपको घबराना नहीं है। 3 महीने तक ऐसा रहता है कि जैसे अपन पौधा लगाते हैं तो एक बार वो कुम्हला जाता है, वैसे कि वैसे अपन ने पीछे से निकाल के आगे की तरफ लगाया तो ये शेडिंग फेज में चला जाता है। मतलब एक बार ये ऐसा लगेगा कि चला गया, लगभग सारा साफ हो जाएगा, जैसे उन भैया के दिख रहा है। अभी लगभग 15 दिन के आसपास ये जाना स्टार्ट हुआ था और अभी लगभग साफ हो चुका था, लेकिन ये वापस आएगा 3 महीने के आसपास। और साल भर बाद में भैया मेरी तरह ही दिखेंगे। ये मेरी रिसर्च, मेरी पढ़ाई, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास, ये सारी चीज़ें तो है, इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ। समझे बात? नहीं, डेली बेसिस पे हम भी देख रहे हैं जो जीएफसी सेशन कराने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी हम 3 लोगों से मिले, वो काफी उनका वो तो इतने खुश थे, वो तो एक तो एकदम दिल खुश कर दिया। वो कह रहा भाई मैंने 8 साल से कंघी यूज नहीं करा है। बिल्कुल। और उसने पॉकेट से निकाल के कंघी रख दी सामने, कह रहा ये देख कंघी रख दी। मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस चाहिए था भाई। बिल्कुल भाई, यही रियलिटी है। समझे बात? मैं कंघी देखना, काश देखना, सपा जाना, भाई सपा जाता हूँ मैं। बाल कटवाने जाता हूँ दुकान में आराम से और सेट करता हूँ, बोलता हूँ भाई खैर इनको सही। नहीं तो भाई बाल कटवाने छोड़ दिए थे, मुंडन करवा के रखते थे। भाई कहाँ बाल कंघी करना है। हर गंजे की कहानी है दादा। वो मतलब कहीं जाते हैं तो या तो कुछ गमछा सा बांध लेंगे यार, हैंकी यूज करेंगे। अभी एक बिहार से आया था, आप मिले थे क्या उस भाई से? हाँ मिले थे क्या? हाँ, जो गमछा बांध गया हुआ था भाई। वो बिहार से था कि यूपी से था भाई। उसके इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोवर भी थे। वीडियो देखे मैंने, गमछा बांध के वीडियो बना था। वो एकदम बूस्ट हो के गया, कह रहा है अब तो मैं गमछा पहनने से रहा। हाँ सही है। लेकिन एक गंजे का दर्द एक गंजे ही समझता है भाई, कुछ भी कह लो। अंदर अंदर फूटता रहता है जब बाल टूटते रहते हैं उसके तो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आओ। और कुछ ज्यादा नहीं यार, उतने के मुझे तो लग रहा है कि मैंने साल भर में, मैं सही बताऊं ना, एक पूमा का कैप अपना ऑर्डर करते हैं 800 या 850 रुपए। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं भाई, बोलते हैं 15 कैप पड़े। मेरे पास लिटरली 7 कैप पड़े हुए, पूमा, एडिडास, रिबॉक के, नाइक, अलग अलग रंग के कलर यूनिक्स के भी आते हैं। जो बोलता है डॉक्टर साहब उनका क्या करूं, बेच दूं तो उनसे आगे ट्रांसप्लांट का खर्चा निकल जाए मेरा। मैंने टोपी का जोड़ा मैंने दिखा कि यार 17,000 की तो टोपी थी मेरे। 17,000 की टोपी मैंने खरीद ली। अच्छा, फिर कोई ऑयल रिकमेंड नहीं कर देता था, वो ऑयल मंगा के 3 दिन यूज करा, फेंक दिया। वो ऑयल कितनी, ये चीज सेम चीज मैंने किस पे ट्राई किया पता है? पहले मेरे चश्मा लगता था। अच्छा। वो भी सही टेक्निक है भाई। मैं साल में 3 चश्मे तोड़ता था, 1500 2,000 के। तो कितने में लगभग 7-8 हज़ार के चश्मे एक साल में तोड़े मैंने। कम से कम 5 साल चश्मा लगाया। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए का तो चश्मा खा गया मैं। मेरे को ऐसा इलाज दो जिसमें एक बार में पूरा सॉल्व हो जाए। मैंने लेजर करवाया, आँख का 5 मिनट का ऑपरेशन था, 1 लाख रुपया लगा। आज तक चश्मा जरूरत नहीं पड़ा भाई। किसी का चश्मा देखता हूँ तो सलाह देता हूँ भाई क्यों पहन रहा है यार। सही बात है। वैसे अब ये तो आँख का हो गया, लेकिन बाल के सेंस में बात करें अपन ना, तो मैं तो कहूँगा यार कि हम अपन इतनी पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई और प्रचार बता देगा। मतलब देखो यार, मार्केट में हर 6 महीने, मैं तो बोलूंगा हर 6 महीने में एक ऐसी दवाई आएगी, बोलेगी भाई प्रचार करो, हमारा तो फेल रिजल्ट आ गया, समझ के बाद, और 6 महीने में वो फेल हो जाती है। उसका कारण ये रहता है कि कंसिस्टेंसी रहती नहीं। 6 महीने तक तो आदमी रिजल्ट नहीं आता, तब तक तो प्रचार करता है, बाद में नहीं आता तब वो फेल हो जाती है। समझ की बात? तो ऐसा कैसा सलमान की दवा में हुआ, ऐसा कैसा आदिवासी ऑयल में हुआ, और हर 6 महीने में। अरे आदिवासी का गेम आपको बता रहा हूँ, आदिवासी का गेम, और उस टाइम पे सोनू सूद कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल था। इवन मैं तो बोलूंगा कि भाई अगर कोई एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है ना, तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, तुम किस लिए कर रहे हो। सोनू सूद को आप इतना अच्छा माध्यम मानते हैं, बट ही
डिडंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझे बात। इसने आदिवासी का प्रचार किया और जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट होए तो मेरे पे केस कर दीजिएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप रिजल्ट दिखा सकते हो तो मैं आपको गंजा आदमी दूंगा 10, उनमें से एक के भी बाल दिखा देना कि बाल उग गया, एक बाल उगा के दिखा देना यार। मेरे पास उसके 3 डब्बे वैसे भरे के भरे पड़े हुए हैं। तो यही तो बात है भाई। और वो पढ़ने के बाद मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, इसको रखे रहो, जब बाल आ जाएंगे जब भी इसको देखूंगा कि अच्छा ये है मेरे बाल, मैंने अभी तक रखा है उसको। तो भाई अगर साइंटिफिक चीजें प्रूवन हो चुकी है, हम लोग तो बाल निकालते हैं और दिखाते हैं लोगों को। जैसे आपके मैंने ग्राफ्ट निकाले होंगे, दिखाए होंगे सबको कि भाई ग्राफ्ट कैसा होता है, बीज कैसा होता है। ये बीज देखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप खेत में बीज उगा रहे हो, समझे बात। ट्रैक्टर वाला ही बीज ला रहा है अपनी अपनी मर्जी से फेंके जा रहा है नहीं क्या है? सीधा ठेका दे दिया ट्रैक्टर वाले को, ट्रैक्टर वाला अपनी मर्जी से निकाल रहा है और फेंके जा रहा है। और दूसरी चीज है ना कि हर चीज का उपाय आ चुका है यार। अब तो चीजें बहुत मॉडर्न हो गई, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते थे ट्रांसप्लांट के। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसप्लांट हो सकता है पुराने, अभी ये ट्रांसप्लांट आए हुए कितने साल हुए, 25-30 साल हुए, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले कैमरे भी नहीं थे भाई, उस टाइम जमाने में नीड नहीं थी, भरोसा नहीं था। लोग भाई इतने डर जाते थे ना कि अरे यार वो मर गया, ये मर गया। बिल्कुल। बात क्यों है कि बहुत सी एरियाज में ना, आपको बताऊं, कैंसर हो जाता, लोग ऐसे बोलते हैं कैंसर होता भाई। 10-10 हजार में वो कर देना है भाई। सलमान खान क्यों करवाता भाई, 4 बार कर चुका है वो सलमान खान, समझे बात। सलमान खान हो गया या फिर और भी एक्ट्रेस हैं। अब आप पूछेंगे सलमान खान ने 4 बार क्यों गया, लोग ऐसे बोलेंगे जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो 4 बार क्यों करना पड़ा। तो यही मैंने आपको बताया था कि एक तरह का बैंक है, आगे की तरफ जरूरत के हिसाब से लगाते जाओगे तो अपना कॉन्फिडेंस और अपना लुक मेंटेन रहेगा। अब जैसे सलमान खान का किया किसी ने, तो पहली बार जिसने किया उसने प्लानिंग के साथ में किया कि भाई मुझे कितना निकालना और कितना लगाना। पहली बार में पूरा सुड़ सड़ा के निकाल देता तो भाई अभी सलमान खान फिर से कहीं ना कहीं गंजा दिखता आपको, समझे बात। तो यही एक प्लानिंग होती है जिसके अनुसार निकाला जाता है ताकि इन फ्यूचर में फिर से लगा सकें। हाँ। और दूसरी चीज है कि यार अब सोचने की बारी नहीं है, आप देख लो, अब समझ लो, आप पता कर लो। और एक स्टेप है, इसको पार कर लीजिए। इसको एक स्टेप है, इसको पार करो, इसके बाद फील करो। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर साहब एक बार आप ट्रांसप्लांट करने के बाद इधर उधर कहीं चले जाएंगे। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा यार, मैं तो सोशली इतने लोगों से मिला हूँ, मैंने बहुत सारी सर्जरी की होगी, कम से कम 20,000 से ज़्यादा सर्जरी की होगी। ये तो ट्रांसप्लांट तो लेटेस्ट मतलब जो टेक्निक्स मैंने सीखे हैं, बाकी पहले इतने सारे सर्जरीज किए मैंने, जिनके आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारे वो सर्जरी की थी, हमारे एक रिलेटिव के वही प्रॉब्लम है, तो आप करोगे क्या। मैं बोलता हूँ नहीं गुरु, अभी मैं कुछ और काम करने सीख लिया हूँ और आगे की पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मैं अब वो काम किसी और से करवा सकते हैं। मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई जो आदमी वो आप काम कर रहा है उनसे आप करवा लीजिए, समझ के बात। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल गया हूँ या फिर वो मेरे पे अभी कोई ऐसा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हो, हमें तो आपसे मिलना, तो मिल लेते हैं, वो आके मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वही चीज़ है ना कि आपसे अब पर्सनली भी मिलना चाहे कोई, अगर के पहले ट्रांसप्लांट ना कराए, आप केवल जाकर के आप नोट करना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया प्लेस है भाई। आप आकर के फ्री ऑफ स्टे है, आप आकर के रहिए, कुछ दिन नोटिस करिए। जरूरी नहीं कि आप आकर के सब कुछ कराएं, 4-5 लोगों से बात कर लो, बिल्कुल। आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। और एक दिन की बात है, जब आप ट्रांसप्लांट का मूड बना लोगे, आप करोगे वो चीजें, कुछ दिन के बाद फिर आप ऐसे ही बैठोगे हमारे साथ, फिर अपनी कहानी शेयर करोगे। और वो चीजें जो है, ये चीजें सेम यही काम करती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे हर आदमी शेयर करता है अपनी स्टोरी और कुछ महीने में उसके बाल आ जाते हैं। शुरुआत में तो लोग उसको बोलते हैं बढ़िया किया, लेकिन जैसे हेडिंग पे जाती है बोलते भाई तेरा तो फेल हो गया। लेकिन जैसे ही उसके बाल वापस आते हैं फिर वो उन्हीं लोगों को पेलता है, भाई तुम बोलते थे ना फेल हो गया, ये देखो मेरे बाल आ गए। समझ की बात, सिंपल सी टेक्निक है और सिंपल सा काम है ये। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये सब सारे बातें इन्फ्लुएंस में कोई करे। मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कहीं आपको ये लगे कि मैंने कोई पैसे बांट दिए तुम्हें कि ऐसे ही बैठा करके कोई चीजें ऐसे करा रहे, कुछ नहीं भाई, सारा चीज जेन्युइन है। और रह गई बात ये जो रिवील चेहरे की करने की, भाई बाल आने दो, क्योंकि एक बार होता है ना कि यार कहीं अंदर डर बैठा है। एक बार ना सुंदर आदमी को सब सुनते हैं, बेकार आदमी जो क्या बोल रहा है, जब इसका खुद का ही नहीं आया तो ये क्या बोल रहा है, समझ की बात। एक चीजें जब वो चीजें आ जाएंगी ना एक टाइम पे, तो फिर बहुत सारी चीजें क्या है कि लोगों का भरोसा, और लोगों का भरोसा नहीं होता भाई। आपका एक्सपीरियंस ऐसा बोल देगा, उस बंदे को रियलाइज हो जाएगा। जो बंदा स्ट्रगलिंग फेस में होगा, जिसके बाल टूट रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कहाँ कराऊं, कैसे कराऊं, कैसे करूं और कैसे टाइम निकालूं। कुछ नहीं है, अगर टूट रहे हैं तो उसके रियलिटी समझ लेना हो तो भी आधा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है किस कारण से टूट रहा है, कम से कम मिलियन डॉक्टर से समझे भाई क्या कारण है। उसको जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स के बारे में जानकारी ले, वो जेनेटिक्स कैसे काम करता है। कई लोगों को मैं ऐसे बोलता हूँ जेनेटिक्स, बोलते हैं हमारे तो नहीं उड़े हुए हैं, पापा की साइड तो नहीं उड़े हुए हैं, मम्मी की साइड से हमका क्या लेने देना। भाई तुम समझो थोड़ी जेनेटिक्स, तुम मम्मी से भी बने हो, तो मम्मी के अंदर मम्मी किससे बनी है, उसके पापा से बनी होगी, नाना से बनी होगी, नाना से नाना का मामा पैदा हुआ होगा। तो जेनेटिक्स तो समझो पहले। जेनेटिक्स बोलने से ये नहीं होता कि जेनेटिक्स क्या होती है। उनको मैं बोलता हूँ ना जेनेटिक्स है, बोलते हमारे पापा तो उड़े ही नहीं है, चाचा के तो उड़े ही नहीं है, दादा के तो उड़े ही नहीं है, तो मेरे उड़ गए हैं। मैं बोलता हूँ भाई मम्मी की साइड, बोलते मम्मी से क्या लेने देना मेरा,
भाई समझो ही नहीं है, तुम्हारी समझ ही नहीं है, तो मैं उसका क्या करूं? तो नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी चीज ये भी है, जो ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है ना, ये तब हो रही है कि जब आपके बाल बिल्कुल जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, और चीजें प्लेन हो चुके हैं, वहां पे आपके पोर्स बंद हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट वहीं पे काम करता है जहाँ पे एरिया चिकना हो चुका है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई। जैसे भैया के कुछ कुछ बाल थे, लेकिन डेंसिटी इतना कम हो गया कि भैया को लगने लगा कि भाई गया काम से, अब तो क्या कर सकता हूँ। तो इनके डेंसिटी फिलिंग टाइप का डेंसिटी दिया गया है कि जो बीच वाले बाल हैं वो पहले से बचे रहे। आपके केस में लगभग पूरा साफ था। मैं सही बताऊं, जितनी पेमेंट मैंने यहाँ पे करी है डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांटेशन में, मैं आपको बताऊं कि इसके 3 टाइम्स मैं मिनॉक्सिडिल में, पीआरपी में। बिल्कुल, ये बात भी आपने सही बोली। ठीक है, और मैं लिटरली सही बता रहा हूँ। और कैब का मैं खर्चा बता दूं आपको, कहीं शादी में जा रहे हो आप ना, तो मैं आपको विश्वास बताऊं कि 2700 की कैब खरीदी है, ऑनलाइन में डिलीवरी कराई है, क्योंकि कैब वो कपड़े पे सही नहीं लग रही थी। और इत्तेफाकन ऑर्डर मैंने किसी और को बोल दिया लेने के लिए। मैं ऊपर था, नीचे फ़ोन करके बोलते भाई नीचे ब्लिंकिट वाला होगा, तुम ऑर्डर ले लेना। वो गया, वो देख रहा है बिल 2300 की टोपी। भाई यार इतने पैसे वाला है ये, और इतनी देर में इतनी जल्दी क्या थी इसको? अरे भाई निकल लेता, मार्केट में चल लेता, वहीं से ले लेता, कोई आगे से बढ़ के देख लेता, और कलेक्शंस मिल मिलती नहीं, आपको सूट नहीं करती था, आप क्या करते हो? एक ये सॉर्ट ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ कि एक गंजापन जो है ना, जब आपको एंजाइटी पैदा करता है, एंजाइटी भी, और आपको ना भीड़ से अलग करता है कि अरे यार अब फोटो भी खिंचाने जाओगे ना तब पीछे हट जाओगे, क्योंकि सारे लोग बाग तो अपने बाल लेके भाई। देखो ये पुराने जमाने में हेयर लॉस इतना प्रॉब्लम नहीं था, कैमरा नहीं था भाई। हाँ, कैमरा मस्त रहते अपनी जिंदगी में, गांव में रहते थे, मस्त जिंदगी था, नहीं क्या? अभी सब तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है यार, लोग दिखाने में। यू हैव टू मेंटेन द पर्सनालिटी एंड सोशल स्टेटस। अगर आपके सोशल स्टेटस, आपकी वाइफ को बाल क्यों चाहिए? कहीं फोटो खिंचाए तो कम से कम गंजा तो नहीं दिखे आदमी। वही चाहिए उसको, कौन से बाल खा के मोटा बनना है आदमी के? नहीं क्या? मैंने 8 सेशन पीआरपी के कराए थे, पता है भाई? मेरे पास 50 सेशन वाले आते हैं। एक भाई एमपी से आया था, बहुत हिला हुआ इंसान था। बोलता 50 सेशन करवाए मैंने कहा भाई डॉक्टर को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी भाई। इतना भी क्या यार, कहीं और जगह भेज देता भाई, 3-4 करके बोल देता कि मेरा काम हो गया, तो किसी और के पास जा। भाई एक ही डॉक्टर से 50 सेशन। और रह गई बात ना कि सोर्स ऑफ जो नॉलेज है ना, बाल के रिगार्डिंग की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर साहब की आ करके सामने निकल के कोई बताए कि यार एक्चुअल तुम्हें बाल की दिक्कत है तो क्यों है, और इस पे तुम कहाँ पे अपने जैसे एरियाज अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कहीं कहीं पे लोग ये चीजें सही कर सकते हैं, बिल्कुल उस चीज को होल्ड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डॉक्टर पहले ही आपको रिकमेंड करते हैं मिनॉक्सिडिल, बट मिनॉक्सिडिल लेने का भी तरीका है, उसको छोड़ने का भी तरीका है। बिल्कुल मैंने मिनॉक्सिडिल लिया, कंट्रोल शुरू करोगे या फिर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाएगी कि ये कब तक लेना है, क्यों लेना है, इसका क्या रोल है, फिनेस्ट्राइड का क्या रोल है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको बंद करना है तो किस हिसाब से करना। तो मार्केट में क्या बहुत कंफ्यूजन है। अगर कभी डॉक्टर के पास गया तो बोलता है कि दवाई स्टार्ट करना है, आपने दवाई आप पूछा ही नहीं कब तक लेना है, आपने क्लियरली समझाया ही नहीं कब तक लेना है, तो आप महीना भर लेोगे, महीना भर से कोई रिजल्ट नहीं आता है। मिनॉक्सिडिल है, आपको पूछा ही नहीं कि इसको कब तक लेना है, क्या इसका रोल है, क्या काम करेगा, कब तक मुझे करना है, तो वो ट्रीटमेंट छूट जाता है। कॉम्प्लाइंस ही नहीं रहता। कॉम्प्लाइंस का मतलब ये रहता है कि आपको फॉलो अप करना डॉक्टर का, कि भाई डॉक्टर ने जैसे बताया उसको कंटिन्यू करना, तो वो आदमी छोड़ देता है। 99% लोग मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करने के 2-3 महीने के अंदर अंदर ड्रॉप कर देते हैं। उनको लगता है कि साला 1 महीना तो रिजल्ट आने में लगता है कि भाई कुछ फीचर में समझ में आए, और फिर आदमी छोड़ देता है। आदमी को लगता है कब तक लेऊंगा यार, तो उसको क्लियरली समझाना जरूरी है कि कब तक लेना है। सही है। देखिए मेरा जनरली ये पर्पज रहता है, किसी का हेयर फॉल होता है और मैं उसको मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करता हूँ, तो उसको ये समझाता हूँ भाई ये एक सपोर्टिंग रोल है। अगर आपको जिंदा रहना है तो खाना खाना है, वैसे ही बालों को अगर बचा के रखना है तो ये लेना पड़ेगा। ये जेनेटिक्स को कंट्रोल करने वाली यही चीज़ है। जो पीछे वाले बाल होते हैं इनका लोक अलग होता है, इनके बालों का लोक अलग होता है। अगर आपका ये लोक खुलने लग गया तो ये इनकी चाबी को तोड़ने का इलाज है। अगर वो चाबी को तोड़ देंगे तो लॉक नहीं खुलेगा। सही है। तो फिनेस्ट्राइड जाके डीएसटी को ब्लॉक कर देता है, तो हेयर फॉल नहीं होता है। तो अगर जब तक आप ये ब्लॉक रखोगे तब तक रहेगा। तो मैं उनको समझाता हूँ कि तुम्हारी लाइफ का स्टेज कहाँ तक है कि अपन को बाल बचाने हैं, शादी करना है, नौकरी लगना है, या 1-2 साल 4 साल जो भी है, तब तक आप इस मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का या तो सीरम यूज़ कीजिए या टैबलेट यूज़ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है तो मैं शुरुआत में 2-3 महीने के लिए रेगुलर टैबलेट देता हूँ। जब मुझे लगता है कि अब साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो सकता है या ऐसा कुछ होता है, उस टाइम मैं उस टैबलेट को अल्टरनेट डे कर देता हूँ। फिर सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार, और 6 महीने तक लगभग बिल्कुल बंद कर देता हूँ। बाद में सीरम पे उसको मेंटेन करता हूँ। एक बार अच्छी ग्रोथ आ जाती है उसको फिर सीरम पे मेंटेन करके उसको आप 2-4 साल तक बचा के रख सकते हो, जब तक आपको बचाना है। ये क्लियर फंडा है और ये सब लोग यही डॉक्टर सारे फॉलो करते हैं, बट प्रॉपरली समझाएंगे नहीं कि आपको कब चालू करना है, कब बंद करना है। आपने 1 महीने का दे दिया, मरीज 1 महीने बाद में आया ही नहीं, क्या करोगे आप उसका? और उस भी मरीज भी भूल जाएगा। लेकिन मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो उसको क्लियरली समझाना हूँ कि भाई कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ तक मुझे ले जाना है, क्या सीरम का रोल है, क्या तेल का रोल है, क्या
ट्रीटमेंट करना है, शैम्पू और ये सब चीज़ें समझा देते हैं तो अपन क्लियर हो जाते हैं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि शैम्पू चेंज करने से हेयर फॉल रुक जाएगा। बिल्कुल शैम्पू और तेल से कोई ना तो हेयर फॉल होता है ना इनसे रुकता है, क्योंकि बाल की जड़ इतनी गहराई में होती है चमड़ी के नीचे। आपको जैसे मैंने ग्राफ्ट दिखाए होंगे तो इतने गहराई में थे। तो सोचो आपकी यार तेल और शैम्पू कहाँ तक चमड़ी में जाएगा। अपनी चमड़ी में कोई छेद थोड़ी है कि जो अंदर जाके उसको ठीक कर देगा, ऐसा होता ही नहीं है। चमड़ी और ये खाली बालों के बाहर वाली चीज़ों पे काम करता है और बाहर वाली चीज़ों से मरी हुई है भाई। हेयर तो मरा हुआ है, बाहर जो चमड़ी से बाहर निकल गया वो चीज़ मरा हुआ है। समझ की बात। आप इसको काटते हो दर्द नहीं होता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बाहर लगाने से ठीक हो जाएगा बाल? बिल्कुल बिना सर पैर की बात कर रहे हो यार तुम लोग। कैसी बात करते हो कि बाहर से ये सब मार्केटिंग से बना हुआ है यार। पेंटीन बन गया, डव बन गया, सब मार्केटिंग से बने हुए हैं कि हेयर फॉल रोक देंगे। हेयर फॉल आदमी की जिंदगी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका मार्केटिंग पर्पज से लोग ऐसी तैसी कर रहे हैं। सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो वो कर दो, लेकिन बाल कोई नहीं रोक रहा है ना कोई वो उगा रहा है। उगा रहा है तो वो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे उगता है वो सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्पज है कि मैं मार्केटिंग ट्रांसप्लांट ही करता हूँ, मैं बचाने के भी उपाय बताता हूँ। और जब प्रॉब्लम ऐसी जगह फंस गई है कि भाई अब तो आ ही नहीं सकता नया, तब मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ और पूरी गारंटी के साथ करता हूँ कि भाई अगर मैंने किया है तो मैं वो बाल उगेगा। ऐसा नहीं है खाली ऐसा दाना दाना उगा दिया तो मतलब ये बाल उगेगा। मैंने एक एक बाल अंदर लगाया तो उसकी जड़ देख के लगाया कि भाई जड़ है कि नहीं है। समझे बात। आपने एक पौधा उखाड़ के लगाना है, पौधा उखाड़ा, आपने डंठल तोड़ दिया और जड़ अंदर ही पड़ी और डंठल को लेके कहीं और जगह लगा दिया भाई पौधा नहीं उगेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये लगा दिया और मैं अभी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि उग जाएगा। इनकी जड़ अंदर है इसलिए मैंने ये लगाया और ये तभी उगेगा। जिसका जड़ साथ में नहीं होता उसको मैं साइड में कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैं पौधे उखाड़ता हूँ उनमें सारों में जड़ होती है। 1-2% बाल, जैसे 100 में से 2 बाल कट हो जाते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम साइड हट जाओ। कटता है वो इस हिसाब से कटता है, तिरछा कटता है तो तिरछा कटता है तो वो जड़ वहीं पे रहती है और वो वहीं पे ग्रोथ करती है। ऐसा नहीं है कि उसको फेंक दिया मतलब वेस्टेज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तिरछा कटा है तो वो वहीं पे ग्रोथ करा, इसी की वजह से वो पीछे के बाल वापस से उगते हैं। समझे बात आप। जैसे पीछे से मैंने लगभग पूरे तो नहीं निकालते हैं, आप आज भी देखोगे तो कुछ ना कुछ आपके बाल दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे डेंसिटी वापस से इंप्रूव होती है। तो उसका कारण ये रहता है कुछ बाल कट जाते हैं तो वो वापस वहीं से ग्रोथ करते हैं। लेकिन जिसका कटा हुआ पार्ट ऊपर का, वो अगर ऊपर कटे हुए पार्ट को मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगा तो बाल नहीं आएगा उससे। उसको तो हमें साइड करके फेंकना ही पड़ेगा, तभी बाल जो सही है वो लगाते हैं तभी बाल आता है।